हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर पीजी कर रहे हैं तो आप लोग इस पूरी वीडियो को बड़ी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आखिर एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है, 80% से अधिक अंक कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं और टॉपर कैसे बना जा सकता है। मैं इन सभी टॉपिक पर डिस्कस करूंगा, तो आप लोगों को पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है और सारे पॉइंट्स को बड़ी ध्यान से समझकर उन चीजों का एग्जाम में फॉलो करना है, चाहे वो बीए बीएससी बीकॉम का एग्जाम हो या फिर एमए एमएससी एमकॉम का एग्जाम हो। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में देखिए दोस्तों, हम जानने वाले हैं, सबसे पहले पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे कि आपको कॉपी एग्जाम में कैसे लिखना है। इसके बाद मेरे भाई दूसरा पॉइंट्स जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्किंग स्कीम बेहतर कब होगी, यानी कि मार्किंग स्कीम को आप बेहतर कैसे बना सकते हो। फिर हम लोग तीसरी पॉइंट्स पर जो बात करने वाले हैं वह तीसरा पॉइंट्स है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कितना जरूरी है। इसके बाद मेरे भाई देखिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि कलम कौन सा उपयोग करें, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद देखिए आखिरी पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करूंगा ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके मार्किंग इंप्रूवमेंट के लिए। वह क्या है, डायग्राम का क्या रोल होता है। तो आइए एक बार फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स आपके साथ एमए एमएससी एमकॉम या फिर बीए बीएससी बीकॉम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। हम लोग सबसे पहले पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट से हमारा कि कॉपी कैसे लिखें। मेरे भाई ध्यान से समझना, सबसे पहली पॉइंट्स तो आपको नोट कर लेना है कि अगर आपको कॉपी बेहतर लिखना है तो बेहतर लिखने के लिए आपको चाहिए कि आपकी हैंडराइटिंग सुंदर हो और आपकी लिखावट जो हो वह बिल्कुल साफ होनी चाहिए। क्योंकि यदि आप साफ और सुंदर नहीं लिख पाते हो तो क्या होती है, कॉपी चेक करने वालों को अगर आपकी लिखी हुई चीजें समझ में नहीं आएगी तो वह क्या होगा, वहां पर बेहतरीन मार्क देने में अक्षम होंगे। फिर दूसरी पॉइंट्स आपको यहां पर ध्यान रखना है कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। देखिए इस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स था, क्योंकि मैंने कुछ क्लासेस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा है और उस पर बच्चों का कमेंट्स था कि सर आपने जो आंसर राइटिंग मुझे करवा के दिया है वो तो बहुत कम पेजेस में होते हैं, क्या मैं इतने कम पेजेस लिखूंगा तो मुझे पूरे के पूरे मार्क मिलेंगे या बेहतरीन मार्क मिलेंगे। तो मेरे भाई जितने भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है, ध्यान से समझना, जितने भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा 3 पेज में उसका आंसर लिखे। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं स्टूडेंट्स की खामियों को बताता हूं। आप लोग क्या करते हो, जब एग्जाम में जाते हो तो आप लोगों के पास एक गेस पेपर तो होता ही है। अब गेस पेपर में तो आंसर बहुत बड़े बड़े दिए होते हैं, आप वहां से छापना शुरू करते हो और कम से कम आपकी कोशिश होती है कि मैं एक प्रश्नों का आंसर जो है, मैं एक प्रश्नों का आंसर 5 से 6 पेज में करूं ताकि मुझे पूरा मार्क मिले। ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरे भाई, आपके जैसे हर स्टूडेंट सोचते हैं। और आपको अलग कैसे सोचना है, आप अलग कैसे सोच सकते हो, जब आप दूसरे से अलग नहीं सोचोगे तो फिर दूसरे से अलग मार्क कैसे मिलेगा। इसीलिए ध्यान रहे कि जितने भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं या फिर जितने भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हर प्रश्नों का आंसर आप कितने में करो, तो ज्यादा से ज्यादा 3 पेज में करो। लेकिन हाँ, ध्यान होनी चाहिए कि आपके कंटेंट में क्या होना चाहिए, कंटेंट में जान होना चाहिए। मतलब क्वेश्चंस जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए। इसके बाद आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि एग्जाम में बहुत सारे बच्चे के पास ऐसे भी केस आते हैं कि सर मैंने तो पूरा क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। भाई आपकी एक और कोशिश ये होनी चाहिए कि एग्जाम में आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को आप हल करो, चाहे जैसे करो। इसके लिए मैं आपको आगे पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाला हूं कि आप कैसे कर पाओगे सारे प्रश्नों का हल। अब आइए बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स पर। तो यहां पर देखिए दूसरा पॉइंट से आपका कि मार्किंग स्कीम को बेहतर कैसे बनाया जाए। मार्किंग स्कीम जो है यह कॉपी पे बेहतर कब हो पाता है। तो सबसे पहली चीजें आपको मैंने पहले भी बताया है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गेस पेपर से छापने का कोशिश करते हैं या फिर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके स्टूडेंट क्या करते हैं, आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिएगा, कोशिश रहे आपकी मार्किंग स्कीम तभी बेहतर हो सकती है जब आप प्रत्येक प्रश्नों का आंसर अपने भाषा या फिर अपने शब्दों में दोगे। ठीक है, जब तक आप अपने शब्दों में आंसर करने की कोशिश नहीं करोगे आपकी मार्किंग जो है यह बेहतर कभी नहीं हो पाएगी।
इसके बाद दूसरा पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस उसके पास आता है तो उसकी सबसे पहली खामियां तो क्या थी कि वो गेस पेपर मोबाइल पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब गेस पेपर और मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो वह कुछ भी नहीं सोचते समझते, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, कहानियों की तरह आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसे में क्या होती है, तो उसमें कुछ भी सही चीजें पता नहीं लग पाता है। फिर क्या होगा, तो एवरेज मार्किंग की जाएगी। एवरेज मार्किंग का मतलब तो समझते हो, 45 मार्क से लेकर ज्यादा से ज्यादा मार्क मिल जाएंगे आपको, तो 55 मार्क तक मिलेंगे, 60 मिल जाएंगे, इससे ज्यादा मार्क आपको नहीं मिलेगी। इसलिए कोशिश रहे कि जब भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स बनाकर लिखने का कोशिश करो। पॉइंट्स कम से कम आपके 5 से 6 तो होने ही चाहिए। जितने बेहतर तरीके से आप पॉइंट बना पाओगे आपकी मार्किंग स्कीम उतनी बेहतर होगी। चलिए आप बात करते हैं अगले पॉइंट्स पर कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कितना जरूरी है। भाई मेरे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि ग्रेजुएशन में जाने के बाद, ठीक है, ग्रेजुएशन और पीजी में जाने के बाद जो है स्टूडेंट एक तरीके से पढ़ाई से बिल्कुल रुचि इनका खत्म हो जाता है। कहने का मतलब जितनी रुचि के साथ बच्चे 10वीं 12वीं तक पढ़ते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या होता है, अब कमी आ जाती है। तो आखिरकार आपको क्या करना है, तो जब आपकी एग्जाम स्टार्ट होती है कम से कम आप उससे 1-2 महीने पहले इतना तो जरूर कर लो कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का आंसर राइटिंग करना शुरू करो, जिससे क्या होगी, आपकी लिखावट भी सुंदर हो पाएगी और आपकी लिखावट भी तेज हो पाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या ध्यान रखने हैं, तो इसके बाद देखिएगा कि आंसर राइटिंग जो है, एक चीजें मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आगे आपको एक पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगा कि सारे प्रश्नों का आंसर आप कैसे कर सकते हो। देखिए, ये आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के आधार पर कर सकते हो। प्रैक्टिस कैसे करनी है, घर पे आप एग्जाम से पहले जरूर कोशिश करो कि जिस पेपर में लॉन्ग टाइप 4 क्वेश्चंस हल करने हो, ठीक है, अमूमन पेपर में 4 से 5 क्वेश्चंस ही लॉन्ग टाइप हल करने होते हैं। यदि आपके पेपर में 4 क्वेश्चंस को हल करना हो तो कोशिश करें कि एक प्रश्नों का आंसर जो है यह 40 से 45 मिनट के अंदर हम लोग क्या कर दें, खत्म कर दें। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई अगर आपको 5 क्वेश्चंस हल करने हो तो कोशिश करो कि 30 से 35 मिनट के अंदर जो है आपको एक प्रश्नों का आंसर करना है। ऐसे में आप ज्यादा पेज भी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि एक पेज लिखने में कम से कम 10 से 12 मिनट तो लग ही जाते हैं। अब 10 से 12 मिनट लगने का मतलब है कि आप ज्यादा से ज्यादा 3 से 3.5 पेज लिख पाओगे, इससे ज्यादा नहीं। तो मैंने आपको पहले भी क्या बताया कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा मैं 3 पेज लिखूं, ये नहीं कि 3 पन्ना लिखूं। 3 पन्ना कहने का मतलब 6 पेज हो जाता है, तब तो भाई पता चलेगा कि तुम सारे क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ज्यादा से ज्यादा 3 पेज लिखो। ठीक है, बस एक चीजों का ध्यान होना चाहिए कि आपकी जो है, बस एक चीजें होनी चाहिए कि कंटेंट जो है वह बेहतर होना चाहिए। कंटेंट जो कि आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये नहीं कि अनेरे धनेरे कुछ भी लिखते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या क्वेश्चंस कह रहा है और हम आंसर क्या लिख रहे हैं। तो ऐसे में कोई फायदा नहीं है, कितना भी लिख लो मार्क उतनी ही मिलने वाली है जितना सबको मिलता है। आइए बात करते हैं आगे कलम का उपयोग। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट ये भी रहता है कि सर क्या कलम का उपयोग करना ये मैटर करता है एग्जाम में। मेरे भाई ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। आप एक पेन का इस्तेमाल करो, 2 पेन का इस्तेमाल करो, ये मैटर नहीं करता है। बट आपकी कॉपी एक बेहतर दिखे इसके लिए कम से कम आप, मैं भी कहूंगा, मैं भी सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 2 पेन का इस्तेमाल करें। 2 पेन कहने का मतलब एक ब्लैक पेन होना चाहिए, इसके बाद एक ब्लू पेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्लू पेन होना चाहिए। बाकी दूसरे पेन का ग्रीन, रेड, इस सब का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि यह स्टूडेंट के लिए वर्जित होता है। ग्रीन पेन तो बिल्कुल भी नहीं और रेड पेन भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेड पेन के बारे में तो आप लोग जानते हैं, और ग्रीन पेन ये सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए होता है, वो भी किसी बड़े पदाधिकारी के लिए। इसके बाद चलिए अब बात करते हैं कि इन दोनों पेनों का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। तो मेरे भाई कोशिश रहे आपका कि ब्लैक पेन का जब इस्तेमाल कर रहे हो आप, तो ब्लैक पेन से क्या करो, आप हेडलाइन बनाओ। क्या बनाओ? हेडलाइन बनाओ। और हेडलाइन बनाने के बाद जो है, हेडलाइन बनाने के बाद उसके अंदर जो भी चीजें लिखनी है आपको, उसको ब्लू पेन से लिखने का कोशिश करो। जब भी आप हेडलाइन बनाते हो तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करो, थोड़ा सा उस पर डबल पेन का इस्तेमाल, डबल बार पेन का इस्तेमाल करके उसे मोटा करने का कोशिश करो, ताकि एग्जाम में कॉपी चेक करने वाले को, ठीक है, आपके कॉपी चेक करने वाले को उस पर ज्यादा फोकस जाए। इसके बाद चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? डायग्राम का आपके मार्किंग स्कीम में या फिर आपके
बेहतर रिजल्ट में क्या रोल होता है। तो देख लीजिए आप क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमसे कोई पूछे, सपोज डेट मैं मान लेता हूं संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, सपोज डेट मैं मानता हूं, तो संज्ञा मेरे भाई 5 प्रकार के होते हैं। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, यहां पर लिखना पॉइंट नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, पॉइंट नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, पॉइंट नंबर 3 समूहवाचक संज्ञा। इस प्रकार से स्टूडेंट लिखना शुरू करते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि इसे आप डायग्राम के तौर पर भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, आप लिखोगे संज्ञा, ठीक है, आप लिखोगे संज्ञा, यहां पर इसे ऐसे करके डायग्राम बना के लिख सकते हो। अब इनसे फायदा क्या है इसको समझिए। इनसे फायदा यह है कि कॉपी चेक करने वाले जब भी आपके कॉपी चेक करेंगे तो इन चीजों पर सबसे पहले उनकी नजर जाएगी, और जैसे ही इन पर सबसे पहले उनकी नजर जाएगी वह देखेंगे इन्हें कि क्या आपने सही लिखा है। अगर आपने सही लिखा है, आपकी कॉपी को यूनिक समझकर, आपको एक यूनिक स्टूडेंट समझकर यहां पर आपको बेहतर मार्क मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं चित्र ही बनाना हो, तो चित्र बनाना हो तो स्टूडेंट क्या करते हैं, चित्र छोड़ देते हैं। भाई जहां चित्र बनाना हो, जहां चित्र बनाने की आवश्यकता हो, वहां निश्चित ही चित्र बनाओ। और चित्र बनाओ किस चीज से, तो आपको ध्यान रखना है, क्या पेन से चित्र बनाना एग्जाम में उचित होता है? बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। ध्यान रखें कि ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट या फिर फिजिक्स वाले स्टूडेंट या फिर मैथ वाले स्टूडेंट जो भी इन चीजों से बिलोंग करते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम में तो कम से कम एक पेंसिल, ठीक है, पेंसिल के साथ रबर, इसके बाद जो है रेजर, इन सारी चीजों को तो लेके आपको जाना ही चाहिए। क्योंकि जब भी आपको डायग्राम बनाना हो या फिर जब भी आपको चित्र बनाना हो कोई भी, तो आपको क्या करना है, पेंसिल का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? पेंसिल का इस्तेमाल करना है। तो कुल मिलाकर ये सारी जानकारियां जो कि अब यहां पर एक चीजें देख लीजिए, वो चीजें मैं आपको क्या बताने वाला हूं। तो सबसे पहला चीज कि आपको जो है आंसर राइटिंग कैसे करनी है, मैंने यहां पर बताया था आपको, यहां पर मैंने आपको बताया था, यहां पर देख लीजिए कि मार्किंग स्कीम बेहतर कब होगा। तो इसमें मैंने आपको एक पॉइंट्स बताया था कि आपको आंसर क्या करना है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। कैसे लिखना है, चलिए हम इसको देखते हैं। तो आपके सामने यहां पर देख लीजिए हिस्ट्री के क्वेश्चंस को मैंने रखा है। क्वेश्चंस है औरंगजेब के राजपूत नीति की विवेचना करें, ठीक है, औरंगजेब के राजपूत नीति की यहां पर विवेचना करने के लिए कह रहा है। अब देखो मेरे भाई, मैंने यहां पर आंसर कैसे लिखा है। सबसे पहले मैंने यहां पर हेडलाइन बनाया, जो कि आपको ब्लैक पेन से बनाना है, ब्लैक पेन से बनाएंगे। इसके बाद ये सारे पॉइंट्स जो मैंने यहां पर लिखा है वह आपको ब्लू पेन से लिखना है। और यहां पर देखिए जिस तरीके से मैंने हेडलाइन बनाया है, आपको भी हेडलाइन बनाना है। आगे चलो, देखो आगे इससे रिलेटेड चीजें मैं आपको और दिखाता हूं। तो औरंगजेब की जो राजपूत नीति का विकास का चरण क्या है, देखो चरण को मैंने कुछ इस प्रकार से इंडिकेट करके लिखा है। आप चाहो तो इसे डायग्राम के तौर पर भी बना के लिख सकते हो, ठीक है, डायग्राम के तौर पर भी बना के लिख सकते हो। तो जैसे कि मान लीजिए यहां पर चरण दे देते, ठीक है, चरण देने के बाद यहां पर लिखते प्रथम चरण, इसके बाद मैं लिखता द्वितीय चरण, इसके बाद मैं लिखता तृतीय चरण, यहां पर उसकी अवधि लिख देता, यहां पर उसकी अवधि और इसकी अवधि। तो इस तरीके से भी बना के लिख सकते हो। इसके बाद देखिए आगे यहां पर 30 वर्षीय युद्ध की क्या भूमिका थी, इसमें इन चीजों को मैंने वर्णित करने का कोशिश किया है यहां पर। फिर देखिए आगे मैंने इसमें कैसे पॉइंट्स बाय पॉइंट्स बनाया है, मुगलों के साथ युद्ध की क्या भूमिका थी, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे जो है यहां पर एक पॉइंट्स मैंने लिखा है, वह है निष्कर्ष। तो आपने क्या देखा, यहां पर मैंने पॉइंट्स कितने बांटे हैं, एक पॉइंट्स ये हो गया आपका, एक पॉइंट्स आपका ये हो जाता है, 2 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद देखिए यहां पर तीसरा पॉइंट हो जाता है, और इसके बाद मेरे भाई देखो यहां पर ये चौथा पॉइंट्स हो जाता है, और ये आपका जो है यहां पर देख लीजिए ये आपका 5वां पॉइंट्स है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोशिश करें कि 5 से 6 पॉइंट्स में आंसर लिखने का प्रयास करें, ठीक है। जैसे ही आप 5 से 6 पॉइंट्स में कुछ इस प्रकार से बनाकर लिखते हो, आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको 80% मार्क्स से कम नहीं मिलेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की हो लाइक करके, और इस वीडियो को कम से कम अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के पास शेयर करना, ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके, सभी बेहतरीन मार्क एग्जाम में प्राप्त कर सके। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। और एक इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों की जो क्लासेस अभी रुकी हुई थी, ये क्लासेस अब कंटिन्यू होने वाली है कल से, तो आप लोग तैयार रहिए। हिस्ट्री की सारी क्लासेस लगभग मैंने प्रोवाइड कर दिया, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 का, पेपर नंबर 7 और पेपर नंबर 8 की क्लासेस ये अब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद मेरे भाई बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स पर मैं डिस्कस करूंगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।